लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट में डिफेंसेस की जानकारी होना बेहद जरूरी है। टोर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, जिसमें एक पर्सन दूसरे को हार्म करता है और उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन हर केस में डिफेंडेड लायबल नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में लॉ उसको प्रोटेक्शन देता है। इन्हें हम कहते हैं डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो जनरल डिफेंसेस वो कॉमन डिफेंसेस होते हैं जो बहुत सारे टोर्ट केसेस में यूज किए जा सकते हैं। अगर डिफेंडेड इन्हें प्रूव कर दे तो उसकी लायबिलिटी खत्म या कम हो सकती है। तो कौन कौन से जनरल डिफेंसेस दिए गए हैं? तो ये सारे जनरल डिफेंसेस हैं, इनको हम वन बाय वन करते हैं। तो इसका एंड में मैं आपको मेथड भी बताऊंगी कि इजीली आप कैसे इसे याद कर सकते हो ताकि आप कभी इसे भूलो ही नहीं। तो सबसे पहले जो जनरल डिफेंस दिया गया है लॉ ऑफ टॉर्ट में वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। तो शुरू करते हैं इसके लैटिन फ्रेज से कि ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया क्या होता है। इसका सीधा मतलब है कि टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, कि अगर किसी खतरे के लिए खुद उसको कंसेंट दी है, उस खतरे को खुद एक्सेप्ट किया है, तो बाद में उससे हुए नुकसान के लिए आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते। इसका सीधा यही मीनिंग है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ना कोई दर्शक स्पेक्टेटर बैठा हुआ है ऑडियंस में, क्रिकेट मैच देख रहा है, वो देखने चला गया। हो सकता है कि बॉल खेलते खेल ऊपर पड़ गई, मतलब उस बॉल से कुछ उसे कोई ऐसा नुकसान हो जाए तो बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को कंपनसेशन दो, क्योंकि उसने विलिंगली एक्सेप्ट किया। उसे रिस्क का पता था और ऐसा कुछ हो सकता है, उसको वो सारी चीजें पता है, फिर भी उसने एक्सेप्ट किया। कैसे? टिकट खरीदी और वहां पे बैठा वो मैच देखने के लिए। उस सिनेरियो में हम बोलेंगे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस लगेगा। तो वो जो पर्सन है फिर वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता कि टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, ये प्रिज्यूम किया जाता है। ये एक कंप्लीट डिफेंस है। ये डिफेंस प्रूव करता है कि प्लेंटिफ ने ना सिर्फ उसे ये पता था कि वहां पे कोई रिस्क है, उसने उस रिस्क को एक्सेप्ट भी किया। कैसे एक्सेप्ट किया? वॉलंटरली एक्सेप्ट किया। देन इट इज अ कंप्लीट डिफेंस। नेक्स्ट है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। पर इस डिफेंस को लेने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए? तो इसमें बेसिकली 3 चीजें हैं। तो एक है फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे हो सकती है? इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। फिर उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए कि रिस्क के अगर कोई हम चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे कोई रिस्क एसोसिएटेड है तो उस रिस्क की नॉलेज होनी चाहिए। इंजरी फ्रॉम दैट वेरी रिस्क, और इंजरी जो है उसी रिस्क से होनी चाहिए। तो इसे डिटेल में अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम नॉलेज ऑफ रिस्क में देखेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें बोला गया कि एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, नॉट जस्ट द कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ये नहीं देखता कोर्ट की पता होना चाहिए, कोर्ट देखता है कि पता था कि नहीं, तो मीन एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। अब हम इसे इसी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई मैच देखने गया, ठीक है, वहां पे उसको पता था कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल आके उसे लग सकती है स्टेडियम में, तो उस रिस्क का उसे पता था, नॉलेज, और उसके लिए उसने विलिंगली एक्सेप्टेंस दी, टिकट खरीदी, वहां मैच देखने बैठ। अब उसकी जो एक्सेप्टेंस थी, जो नॉलेज ऑफ रिस्क के लिए, वो सिर्फ उसी के लिए थी कि अगर बॉल हिट हो जाए। पर अगर सपोज करो वहां स्टेडियम पे कोई गेट है और वो टूटने वाला हो, उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और वो टूट जाए, वो गिर जाए और उससे कोई इंजरी हो जाए, तो उस पे क्या ये डिफेंस काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो पर्सन ने टिकट खरीदी मैच देखने के लिए, उससे इसकी एक्चुअल नॉलेज नहीं थी कि वो गेट भी गिर सकता है, और उसने उसके लिए एक्सेप्टेंस भी नहीं दी। इसलिए कोर्ट देखती है कि क्या जो भी चीज हो रही है उसकी नॉलेज थी, जो भी रिस्क हो रहा है उसकी नॉलेज थी। अगर नॉलेज है प्रेजेंट तभी डिफेंस लगेगा। ये नहीं देखता कोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो एक्चुअल में है उस पे बात करी जाती है, ठीक है। फिर बात आती है कि नॉलेज मस्ट बी ऑफ स्पेसिफिक रिस्क। अब वही एग्जांपल जो पहले दी कि स्पेसिफिक रिस्क के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे बॉल लग सकती है वो स्पेसिफिक रिस्क है, और गेट गिर सकता है वो स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट है मियर नॉलेज इज नॉट इनफ। ये बात ये बताती है कि जो वॉलंटरी
वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया है उसमें जो वर्ड वॉलंटरी है उसका मीन है वॉलंटरली, मीन आपने विलिंगली किसी रिस्क को एक्सेप्ट किया हो। नॉलेज आपको हो सकती है पर ये जरूरी नहीं है कि रिस्क की नॉलेज है और आप उसे एक्सेप्ट भी करना चाहते हो सकता है जब आपको नॉलेज आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो मियर नॉलेज इज नॉट इनफ, इसका आगे केस भी करेंगे। नॉलेज मस्ट बी फुल एंड रियल नॉट पार्शियल, कि नॉलेज जो है वो पूरी होनी चाहिए क्या और रियल होनी चाहिए। तो जो नॉलेज है दैट कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार रेस चल रही है, आप उसकी साइड में खड़ जाते हो तो कार रेस इतनी फास्ट हो रही है कि वहां से डेब्रिज उठ रही है, कुछ ना कुछ आपके आंखों में पड़ रहा है, आपको पता ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। दैट इज इम्प्लाइड नॉलेज फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। ठीक, और जहां पे नॉलेज नहीं होती वहां पे विलिंगनेस नहीं हो सकती, राइट, उसको एक्सेप्ट करने की। नॉलेज होना पहले सबसे जरूरी है। अब इस केस से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नॉलेज ऑफ रिस्क और इम्प्लाइड नॉलेज का। तो इस केस में क्या होता है, एक ब्रुकलैंड जो है ऑटो रेसिंग क्लब होता है, वहां पे कार्स की रेस हो रही होती है और होल वहां पे एक स्पेक्टेटर होता है। जब वो कार रेस देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपस में ना कारें टकरा जाती, और जब आपस में वो कोलाइड करती हैं, इतनी जोर से टकराती हैं कि उनमें से एक कार का कंट्रोल लूज हो जाता है और वो जो रेलिंग लगाई होती है उस रेलिंग के ऊपर से क्रॉस करके वो जहाँ पे स्पेक्टेटर्स थे उस एरिया में गिर गए। तो अब वहां पे काफी लोगों को इंजरी हुई, उसमें से प्लेंटिफ भी एक था हॉल। तो उसने केस फाइल किया इस रेसिंग क्लब के अगेंस्ट कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके अगेंस्ट नेग्लिजेंस का केस डाला। इस केस में बेसिकली दो इशू थे। एक इशू था कि क्या जो रेसिंग क्लब है उसको वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस मिलना चाहिए। सेकंड, क्या प्लेंटिफ ने, हॉल ने, जो ये रिस्क था, इसको नॉलेज ऑफ रिस्क थी, उसको विलिंगली एक्सेप्ट किया था। जो रेसिंग क्लब है उसने क्या प्रूव किया कि हमने पूरी रीजनेबल केयर ली थी अपने स्पेक्टेटर्स के लिए, पूरा प्रॉपर सारा अरेंजमेंट किया था, पर ये एक इंसिडेंट था जो कि रेसिंग कार्स में होता है, जिसकी स्पेक्टेटर्स को इम्प्लाइड नॉलेज ऑलरेडी होती है कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो रेसिंग क्लब है तो उसने वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस लिया। नेक्स्ट है अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जो कंसेंट है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो कंसेंट फ्री कैसे होती है, कि द कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड वॉलंटरली, कि वो कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, वॉलंटरली होनी चाहिए। और जो कंसेंट है दैट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, और द कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और थ्रेट इज नॉट फ्री। अगर कंसेंट किसी फोर्स से या थ्रेट से ली जाए वो भी फ्री नहीं मानी जाती। कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर कंपल्शन इज नॉट अ प्रॉपर कंसेंट। अगर किसी ने किसी कंपल्शन के चलते कंसेंट दे दी तो वो भी प्रॉपर कंसेंट नहीं है। कंसेंट टू द स्पेसिफिक रिस्क, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो रिस्क की बात हो रही है, जिस नॉलेज ऑफ रिस्क की बात हो रही है, कंसेंट भी उस स्पेसिफिक रिस्क से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो बेसिकली कंसेंट में आपने ये चीजें याद रखनी है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, वॉलंटरली होनी चाहिए, और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन नहीं होनी चाहिए, फोर्स या थ्रेट से ऑब्टेन नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी कंपल्शन में ली होनी चाहिए, और स्पेसिफिक रिस्क के लिए ही कंसेंट होनी चाहिए। इसमें केस लो है तो लक्ष्मी राजन वर्सेस मलाड। इस केस में क्या होता है कि एक औरत होती है, शी वाज अराउंड 40 ईयर ओल्ड, तो उसकी कोई सर्जरी होनी होती है, फिर उसके लिए वो कंसेंट देती है। बट क्या करता है डॉक्टर, जब उसकी सर्जरी कर रहे होते हैं वो उसका यूट्रस भी रिमूव कर देते हैं, जबकि यूट्रस रिमूव करने के लिए उसने कोई कंसेंट नहीं दी होती। लक्ष्मी जो है हॉस्पिटल के अगेंस्ट केस फाइल करती है, बिना कंसेंट के ये काम किया है, जबकि मेरी तो कंसेंट नहीं थी। कोर्ट ने बोला अगर आपने वो यूट्रस रिमूव करना था उसके लिए जो पेशेंट है उसकी स्पेसिफिक कंसेंट होनी चाहिए थी उसके लिए, कि ये नहीं कि पेशेंट एडमिट किसी और सर्जरी के लिए हुआ है कि आपने कोई और कर दी। इस केस में ये बोला गया कि कंसेंट गिवन टू वन ऑपरेशन डज नॉट ऑथराइज अनदर। तो वो स्पेसिफिक रिस्क के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए ही कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्मिथ वर्सेस वेकर। नॉलेज ऑफ रिस्क में हमने बताया था कि कोर्ट ने बोला था कि मियर नॉलेज होना इज नॉट इक्वल टू कंसेंट, कि अगर आपको रिस्क की नॉलेज है पर क्या आप वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए फ्री कंसेंट दे रहे हो। अगर वो फ्री कंसेंट दे रहे हो ओनली देन जो डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का लग
सकता है। अगर नॉलेज ऑफ रिस्क है तो उस रिस्क के लिए विलिंगली वॉलंटरली फ्री कंसेंट भी होना। अब हमने बात कर ली कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया अगर वो डिफेंस लेना है उसमें हमारे पास नॉलेज ऑफ रिस्क भी होनी चाहिए और उस नॉलेज ऑफ रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। अब बात हो रही है कि इंजरी की जो नुकसान है जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है कि हमें कंपनसेशन दिया जाए या दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं हमें डिफेंस दिया जाए, वो इंजरी कैसे होनी चाहिए? कहते हैं वो इंजरी मस्ट बी अराइज्ड फ्रॉम द एक्सेप्टेड रिस्क। जो पर्टिकुलर रिस्क को एक्सेप्ट किया गया है, जिसकी नॉलेज है, जिसके लिए फ्री कंसेंट दी गई है, उसी रिस्क से जो है इंजरी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉक्सर है, बॉक्सिंग में क्या रहता है, पंचिंग होती है, तो बॉक्सर को पता है कि वो पंच के कारण इंजर भी हो सकता है जब बॉक्सिंग कर रहे हैं रिंग में, तो उसने उसको एक्सेप्ट किया उस रिस्क को, वो एक्सेप्टेड रिस्क है। अब इसमें क्या हो गया, जो बॉक्सर है उसे नॉलेज ऑफ रिस्क भी है और उस रिस्क को उसने फ्री कंसेंट भी दी है। अब उस रिस्क से अगर कोई उसे इंजरी होती है तो फिर वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता। अब इसके उल्टा, अब वही केस है, सपोज करो कि वो बॉक्सर है रिंग में, वो ओपोनेंट के साथ लड़ रहा है, पर ओपोनेंट क्या करता है, ओपोनेंट जो है पंच नहीं मारता, उसके पास कोई चीज है और कोई चीज पड़ी है, उसके पास डंडा पड़ा, उससे मारने लग जाता है। अब उसने उसके लिए उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी रिंग में, उसने सिर्फ उसी के लिए एक्सेप्टेंस दी जो गेम के रूल एंड रेगुलेशंस है, जो उसे उस दौरान हो सकता है। तो ये बताया गया है कि इंजरी जो है उसी रिस्क से होनी चाहिए, ना कि किसी और चीज से। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो अब तक हमें क्लियर हो गया कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 नॉलेज ऑफ रिस्क, नंबर 2 फ्री कंसेंट मीन विलिंगली या वॉलंटरली एक्सेप्टेंस, नंबर 3 जो इंजरी होनी चाहिए वो उसी रिस्क से होनी चाहिए जिसके लिए फ्री कंसेंट दी है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस है वो लिया जा सकता है। तो अब हम इसकी लिमिटेशंस की भी बात करते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया डिफेंस की, इसकी एक्सेप्शंस क्या है? अगर कोई रेस्क्यू केसेस में किसी को बचाव के लिए उतरता है तो डिफेंडेंट फिर जो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस नहीं ले सकता। अब इसे बड़े आसानी से समझते हैं हम हाइनेस वर्सेस हार्डवुड केस में। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था ना, उसके सर्वेंट ने 2 हॉर्सेस को, जो उसकी बैन थी, उसको अनअटेंडेड स्ट्रीट पे छोड़ दिया। अब किसी बच्चे ने उसे पत्थर मार दिया तो फिर वो घोड़े की स्पीड बड़ी तेज हो गई, फिर वहां पे एक औरत थी, बच्चे थे, फिर उनको बचाने के लिए एक वहां पे पुलिस ऑफिसर वो जल्दी से गया और उन घोड़ों को रोकने में कामयाब हो गया। पर जब वो घोड़े रोक रहा था उस दौरान जो है उसे काफी इंजरी हो गई। अब क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था जिसके घोड़े थे उसने डिफेंस लिया कि उसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का मिलना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर था उसे नॉलेज थी रिस्क की और उसने वॉलंटरली उस रिस्क को एक्सेप्ट किया। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, कि इस रेस्क्यू केसेस में आपको ये वाला डिफेंस नहीं मिल सकता। तो फिर वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया नहीं मिला डिफेंस उसका, और बताया गया कि क्योंकि डिफेंडेंट ने जो दोनों घोड़े अनअटेंडेड छोड़े वो उसकी नेग्लिजेंस थी। नेक्स्ट हमारी एक्सेप्शन है व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री। जब कंसेंट फ्री नहीं होती तब भी ये वाला डिफेंस नहीं लगता है। इसमें एक केस है वाइटर वर्सेस रोली रेगिस कॉर्पोरेशन। इस केस में क्या होता है, वाइटर जो था वो एक घोड़ा चालक था उस कॉर्पोरेशन में, तो एक उनमें से घोड़ा जो था ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। तो वाइटर को एक दिन उन्होंने बोला कि आप ना उस घोड़े का यूज करो। उसने मना करने की भी कोशिश करी लेकिन फिर भी उसे करना पड़ा क्योंकि वो जॉब में था। तो एक दिन जब वो उसे यूज कर रहा था घोड़े को, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ था उसे काफी चोट लग गई। तो उसने अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस फाइल किया नेग्लिजेंस के लिए। तो एम्प्लॉयर ने डिफेंस लेने की कोशिश करी वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया की। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये नहीं लिया जा सकता डिफेंस, क्योंकि इस केस में जो प्लेंटिफ था उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जॉब पे काम कर रहा था तो उसे वो मजबूरी में करना पड़ा। तो ये लिमिटेशंस है। सो थर्ड एक्सेप्शन है मियर नॉलेज डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर किसी को नॉलेज ऑफ रिस्क है पर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिस्क के लिए अगर किसी ने कंसेंट नहीं दी है तब भी ये डिफेंस जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया
नहीं लगेगा। इसका हमने केस किया था स्मिथ वर्सेस बेकर, उसमें बताया गया था कि मियर नॉलेज, जो एम्प्लॉय था उसे नॉलेज तो थी कि ऐसे पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से, पर उसने उसके लिए पर्टिकुलर कंसेंट नहीं दी कि मेरे ऊपर ही गिरे उस पत्थर के लिए, उस रिस्क के लिए, राइट, जो क्रेन से पत्थर आ रहे थे उसके ऊपर। तो मियर नॉलेज डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट एंड नेग्लिजेंस बियॉन्ड व्हाट वाज कंसेंटेड टू। नेक्स्ट एक्सेप्शन ये है, जैसे हमने बॉक्सिंग वाली एग्जांपल ली पीछे, कि जिस चीज के लिए कंसेंट दी गई है वही काम से जो है इंजरी होनी चाहिए। अगर उसके बियॉन्ड कोई नेग्लिजेंस होती है तब फिर जो है ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता। तो हमारा ये यहाँ पे खत्म हो गया वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी। अब हम नेक्स्ट डिफेंस पे चलते हैं। जो नेक्स्ट डिफेंस है अब हम बात करेंगे वो है प्लेंटिफ द रॉन्गडूअर। डिफेंस है ये बेस्ड है लैटिन मैक्सिम एक्स टुल्पी कोजा नॉन ऑडिटर एक्शन। इसका मीनिंग है कि अगर कोई डिसऑनरेबल कोज करता है, मीन कोई गलत काम कर रहा है, इलीगल एक्ट करता है, तो उस एक्ट से कोई भी एक्शन अराइज नहीं होता। इसे हम डिफेंस ऑफ इलीगैलिटी भी बोलते हैं। मतलब कि अगर आप खुद ही इलीगल एक्ट कर रहे हो तो फिर आप रेमेडी सीख नहीं कर सकते, फिर आप उससे बेनिफिट लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि दो थीफ है, वो किसी घर में घुसते हैं, उन्होंने कुछ चुराया पर आपस में लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ाई होती है तो एक धक्का मारता है, दूसरा स्लिप हो जाता है फ्लोर पे। अब जब वो स्लिप हो गया फ्लोर के ऊपर, उसे इंजरी हो गई। अब वो क्या ओनर को, मान लो क्योंकि उसके फ्लोर पे स्लिप हुआ, क्या वो ओनर को केस फाइल कर सकता है कंपनसेशन के लिए, या फिर दूसरे फ्रेंड को केस फाइल कर सकता है कंपनसेशन के लिए? नहीं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि इस केस में ओनर या फिर उसका फ्रेंड जो है वो ये डिफेंस ले सकते हैं, क्योंकि प्लेंटिफ खुद ही इलीगल काम कर रहा था, इसलिए ये वाला डिफेंस वो ले सकते हैं और वो कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये जो एक डिफेंस है, ये डिफेंस डिफेंडेड के लिए होता है कि हाँ ये प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है, तो ये कंपनसेशन सीख नहीं कर सकता। अगर कोई डिफेंडेंट इस डिफेंस को लेता है कि द प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, तो कोर्ट इसमें बेसिकली दो चीजें देखती है। सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी कि जो एक्ट है, प्लेंटिफ का एक्ट है, क्या वो इलीगल है। अगर वो इलीगल है, जो इंजरी हुई है दूसरे पर्सन को, क्या वो उससे कोई उसका कनेक्शन है, उसके कारण से हुई है। तो अगर ये चीजें सेटिस्फाइड होती है तो डिफेंडेंट जो है इसका डिफेंस ले सकता है कि द प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, की जो प्लेंटिफ का अपना काम है वही इलीगल है, इसलिए वो रेमेडी सीख नहीं कर सकता। ये डिफेंस डिफेंडेंट द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है इनएविटेबल एक्सीडेंट, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मीनिंग है कि कोई ऐसा काम आम इंसान जितनी अकल दौड़ा सकता है उससे काम करने के बावजूद भी उसे ना रोक सके, उसे बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब ये डिफेंस भी लिया जा सकता है किस सिचुएशन में? अब एग्जांपल देते हैं। सपोज करो कि कोई कार चला रहा है, तो अचानक से कार का टायर जो है वो फट जाता है, जबकि उसने सर्विस भी अच्छे से करवाई है कार की, उसमें हवा भी प्रॉपर्ली मेंटेन थी, सब कुछ सही था, पर वो वर्स्ट हो जाती है और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसने तो प्रॉपर मेंटेनेंस की, अब कार का जो टायर है अचानक से फट गया और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट हुआ, तो वो पर्सन इस चीज का डिफेंस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए गाड़ी लेके जा रहा है और उसका कार वर्स्ट हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से बी को इंजरी हो गई। अब बी ने जो है केस फाइल किया ए के अगेंस्ट कि जी इसकी कार का टायर बर्स्ट हुआ इसलिए मुझे इंजरी हो गई। ए जो है वो डिफेंस ले सकता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसमें केस लो है नाइट्रोग्लिसरीन केस। तो इस केस में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय होता है, तो वो वुडन बॉक्स रखा होता है, वो लीक करने लग जाता है, तो उसे नहीं पता कि उस बॉक्स में कि नाइट्रोग्लिसरीन भर रखी है, तो वो उस बॉक्स को ना खोल देता है। जैसे वो उस बॉक्स को खोलता है उससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि उसमें वो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, तो उससे जो है आसपास जो बिल्डिंग में लोग होते हैं उससे भी नुकसान होता है। फिर उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल किया जाता है नेग्लिजेंस के लिए। तो कोर्ट ने बोला कि इस केस में नेग्लिजेंस नहीं हो सकता, क्योंकि बॉक्स के बाहर कोई भी वार्निंग नहीं लिखी थी और उस एम्प्लॉय ने वैसे ही किया जो एक ऑर्डिनरी पर्सन करेगा। उसे खोलने की कोशिश की, क्योंकि वार्निंग नहीं थी, उसे लगा कोई साधारण बॉक्स है, उसमें कुछ चीज लीक कर रही है, तो इसलिए उसने उसे खोलने की कोशिश करी, और जब उसने खोलने की कोशिश करी तो एक्सप्लोजन हो गया। तो उसने उतनी रीजनेबल केयर ली जितनी जरूरी है, क्योंकि
उसे उसकी नॉलेज नहीं थी, कोई बॉन्डिंग नहीं थी। तो इस केस में बोला गया कि वो लायबल नहीं है इस चीज के लिए जो भी डैमेजेस इस एक्सीडेंट से हुए हैं, क्योंकि उसे फिर क्या मिला, डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। नेक्स्ट डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड। अब ये डिफेंस भी लिया जा सकता है कि अगर किसी को कोई नुकसान हो जाता है और वो नुकसान किसी पर्सन के हस्तक्षेप से नहीं होता बल्कि वो एक्ट ऑफ गॉड से होता है। मीन एक्ट ऑफ गॉड की प्योरली नेचुरल इवेंट है, नेचुरल फोर्सेस से हो रहा है और वो कुछ ऐसा हो रहा है कि वो इवेंट अनफोर्सिएबल है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो उन सिनेरियो में जो है एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स आ गई फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, मीन उसमें ह्यूमन का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नेचुरली हो गया और वो किसी ने सोचा भी ना हो, बड़ा साधारण सी बात हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, तो देन इन दैट सिनेरियो एक्ट ऑफ गॉड का जो है डिफेंस लिया जा सकता है। इसका हम केस लो डिस्कस करते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। इस केस में क्या होता है कि डिफेंडेंट ने एक आर्टिफिशियल जो है वो लेक्स बना रहे, तो आर्टिफिशियल लेक्स बना के उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी करते थे, उनकी एम्बैंकमेंट भी बनाई हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि बड़ी भारी बारिश हुई जो कभी भी मतलब मानव की हिस्ट्री में ना हुई हो, मान लो ऐसी कि लिविंग मेमोरी में कभी ऐसी बारिश नहीं हुई, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश हुई जो एक्सपेक्टेड नहीं था, हैवी रेनफॉल हुआ। फिर उससे क्या हुआ कि जो एम्बैंकमेंट है उन लेक्स के, आर्टिफिशियल लेक्स के, टूट गए और पानी बह गया और उससे जो प्लेंटिफ है उसे भारी नुकसान होता है। तो केस फाइल किया जाता है। तो कोर्ट ने इस केस में क्या बोला कि जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं है, क्योंकि जो भी ये लॉस हुआ है ये लॉस सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है, क्योंकि इतनी अनयूजुअल इवेंट हुई है और जो अनफोर्सिएबल है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इतनी बारिश का होना जो कभी इंसान की हिस्ट्री में हुई ही नहीं है, जो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं की गई थी, तो वो प्योरली एक्ट ऑफ गॉड है और एक प्योर इवेंट है ऑफ नेचुरल फोर्सेस। तो ऐसे केसेस में जो है एक्ट ऑफ गॉड का जो डिफेंस लिया जा सकता है। अब प्राइवेट डिफेंस क्या हो गया कि अगर हम अपने बचाव में कुछ कर रहे हैं तो उस दौरान अगर दूसरे पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है तो उस सिनेरियो में हम इस एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शन ऑफ प्राइवेट। इसमें एक केस लो है प्राइवेट डिफेंस का, वो है वर्ड वर्सेस होलब्रुक। अब वर्ड वर्सेस होलब्रुक के केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है उसने अपने गार्डन में स्प्रिंग गन्स लगाई होती हैं। अब वो स्प्रिंग गन्स जो है वो जैसे ही ट्रिगर होती है, जो ट्रेसपासर था उससे स्वीयर इंजरी हुई। तो इस केस में डिफेंडेंट था, उसने डिफेंस लेने की कोशिश करी कि उसने प्राइवेट डिफेंस किया, बट कोर्ट ने बोला कि नहीं। तो इस केस में ये बोला गया कि आप प्रॉपर्टी की रक्षा तो कर सकते हो, वो मना नहीं है, बट वो भी उसकी रक्षा करते हुए भी जो फोर्स यूज होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तो इसलिए इस केस में जो प्राइवेट डिफेंस है वो नहीं लगा। नेक्स्ट आ गया डिफेंस नेसेसिटी। अब नेसेसिटी एक ऐसा डिफेंस है, ये डिफेंडेंट को कब बचाता है, ये डिफेंडेंट को तब बचाता है अगर डिफेंडेंट जो है किसी की नुकसान पहुंचाता है, कब, किसी बड़े खतरे को अवॉइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रेटर हार्म, तो उसे बोलेंगे तब वो पर्सन जो है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकता है। इसमें एक केस है कोप वर्सेस शार्पिंग। इस केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ की लैंड पे घुस जाता है, क्योंकि प्लेंटिफ की लैंड पे आग लगी होती है और साथ में जो है डिफेंडेंट के मास्टर की लैंड होती है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कि वो आग आगे ना फैल जाए, वो वहां पे जाके उसे बुझाने की, रोकने की कोशिश करता है। तो जो प्लेंटिफ है वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कि इसने तो ट्रेसपास किया। कोर्ट ने बोला कि इट वाज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाजंट लायबल फॉर ट्रेसपास, क्योंकि उसने ऐसा जो है आउट ऑफ नेसेसिटी किया और जो ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए किया। नेक्स्ट आ गया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट और एक कंडीशनल अथॉरिटी। अब एब्सोल्यूट क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है कि यू मस्ट डू इट, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, यू मस्ट डू इट। और कंडीशनल क्या होती है, यू मे डू इट, मीन आप ऐसा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो वो हो गई कंडीशनल अथॉरिटी। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि स्टैट्यूट में बोला गया है कि अगर कोई इलीगल बिल्डिंग बनी है तो उसे डिमोलिश करो तुरंत, ठीक है। तो डिमोलिश करने के लिए एक ऑर्डर आता है, वो अपना डिमोलिश करता है इलीगल बिल्डिंग को अंडर स्टैट्यूट। और अगर अदरवाइज देखा जाए, क्योंकि वो उस जगह पे गया पर्सन, जब उसने उसको डिमोलिश किया तो वो ट्रेसपास किया उसने। अब ऐसे तो ट्रेसपास का केस बनता है, पर वो डिफेंस ले सकता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की, क्योंकि वो इस डिफेंस के अंडर प्रोटेक्टेड होएगा, बिकॉज ही इज वर्किंग अंडर अ स्टैट्यूट। इसमें
इसमें एक बड़ा फेमस केस है वोन वर्सेस स्टेफ वेल्डी रेलवे कॉर्पोरेशन। इस केस में क्या होता है कि जो रेलवे कॉर्पोरेशन होती है वो अपनी ट्रेन लेके जाती है और ट्रेन से जो है वो स्पार्क निकलते हैं। तो जब वो ट्रेन से स्पार्क निकल रहा था तो उससे वो आग लग जाती है, जो वोन की वुड होती है, तो उससे उसको नुकसान हो जाता है। तो केस फाइल किया जाता है कॉर्पोरेशन, रेलवे कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट। तो कोर्ट बोलता है कि नहीं, जो रेलवे कॉर्पोरेशन है वो लायबल नहीं है। अब लायबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो भी काम कर रहे थे प्रॉपर केयर के साथ कर रहे थे और स्टैट्यूट के अंडर जो उनको ऑथराइज्ड किया गया था वो वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफेंस मिला, डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में हम बोल सकते हैं कि जब कोई पर्सन या बॉडी ऑथराइज्ड होती है बाय लॉ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट, दैट एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एज अ टोल इवन इफ इट कॉजेस हार्म, बशर्ते कि वो जो एक्ट है ऑथराइज्ड बाय लॉ होना चाहिए। एक्ट मस्ट बी डन रीजनेबली एंड विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट्स, बट इफ इट्स डन केयरलेसली, नेग्लिजेंटली, द डिफेंस डजंट अप्लाई, तब प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो जब भी कोई एक्ट जो है अंडर अथॉरिटी किया जाता है और जो इंजर्ड पार्टी है उसके पास कोई रेमेडी नहीं होती, वो सिर्फ क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन एज पर इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट। हमने ये भी जाना कि जो अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कंडीशनल भी हो सकती है और एब्सोल्यूट भी हो सकती है। अगर हम एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात करें तो उसमें हम बोल सकते हैं कि अगर कोई नॉइज हो, कोई न्यूसेंस हो, कोई दूसरी तरह का हार्म हो, तो उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेलवे लाइन बनाई जाती है तो उससे क्या होता है, वो प्राइवेट लैंड के साथ इंटरफेरेंस करती है और जब ट्रेन चलती है तब उसके साथ कुछ एक इंसिडेंटल हार्म्स भी होते हैं, जैसे नॉइज हो गया, वाइब्रेशन हो गया, तो उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं किया जा सकता फॉर इंटरफेरेंस विद लैंड और फॉर द इंसिडेंटल हार्म, except for the payment of such compensation which the act itself may provide। तो ये आ गई एब्सोल्यूट अथॉरिटी की एग्जांपल। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कंडीशनल अथॉरिटी की, तो उसे हम एक केस के साथ समझ सकते हैं। एक केस था मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। इस केस में क्या होता है कि हॉस्पिटल के पास अथॉरिटी होती है कि वो स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल जो है वो सेटअप कर सकते हैं, पर वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल को रेजिडेंशियल एरिया में बना देते हैं, जिससे डेंजर ऑफ इन्फेक्शन रेजिडेंट एरिया में बढ़ जाता है। इट वाज हेल्ड टू बी अ न्यूसेंस और जो हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट जो है इंजंक्शन जारी किया गया टू रिमूव द हॉस्पिटल। द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन दिस केस वाज कंसीडर्ड टू बी कंडीशनल। अब क्योंकि ये कंडीशनल थी तो उसमें बोला कि वो कर सकते थे, बना सकते थे हॉस्पिटल, पर ऐसे बना सकते थे जिससे दूसरे लोगों को कोई न्यूसेंस ना होती। जबकि एब्सोल्यूट अथॉरिटी में हमने देखा कि अगर रेलवे बनी है, कंस्ट्रक्ट हुई है, ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अगर वो न्यूसेंस भी क्रिएट कर रहे हैं जब ट्रेन चल रही है। नेक्स्ट है मिस्टेक। अब मिस्टेक कितनी तरह की होती है? मिस्टेक एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसके बारे में डिटेल्ड में एक वीडियो है, आप देख लेना BNS का, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसका हमें पता है कि वो तो कभी भी डिफेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि आपको लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन टोर्ट इट्स नॉट अ वैलिड डिफेंस, क्योंकि टोर्ट में जो है ये नहीं देखा जाता कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, कुछ ऐसा काम किया है, तो आपने टोर्ट किया है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अब A जो है वो B की लैंड में एंटर कर जाता है, वो सोचता है कि ये मेरी ही लैंड है, जबकि इनकरेक्ट बाउंड्री मैप, क्या उसे डिफेंस मिलेगा? इस केस में उसे डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने टोर्ट किया है, उसने एंटर किया है, ट्रेसपास किया है, राइट। नेक्स्ट हम इसे केस से भी समझते हैं। केस है कंसोलिडेटेड वर्सेस कर्टिस। इस केस में क्या होता है कि एक कस्टमर गुड्स लेके आता है ऑक्शनर के पास और उससे बोलता है कि इसको ऑक्शन कर दो, तो वो कर देता है क्योंकि वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि ये उस कस्टमर के ही गुड्स है। बट बाद में ओरिजिनल ऑनर जो है वो केस फाइल कर देता है ऑक्शनर के अगेंस्ट। वो कहता है कि ये तो मेरे गुड्स थे, राइट। तो फिर कोर्ट ने बोला कि यस, यहाँ पे टोर्ट हुआ है, टोर्ट ऑफ कन्वर्जन हुआ है, और जो ऑक्शनर था उसे लायबल ठहराया गया और मिस्टेक का कोई डिफेंस नहीं दिया गया। तो मिस्टेक जो है वो एक जनरल डिफेंस नहीं है इन लॉ ऑफ टोर्ट्स, जैसे हमने अभी कन्वर्जन के केस में देखा। पर इस रूल की एक एक्सेप्शन है कि अगर लाइबिलिटी को अवॉइड करना हो तो डिफेंडेंट को ये शो करना पड़ेगा दैट ही एक्टेड अंडर एन ऑनेस्ट बट मिस्टेकन बिलीफ। जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस हो गए, डिसीट, विकेरियस लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस में डिफेंडेंट ये शो कर दे कि उसने मैलिशियसली एक्ट नहीं किया और उसके पास एक रीजनेबल कोज था उसके एक्ट करने के लिए, तो जो है ये केस एक्शनेबल ही नहीं
होगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने मलिशियसली एक्ट किया है और विदाउट रीजनेबल कोज एक्ट किया है। पर जब ये एलिमेंट ही निकल जाएगा, अगर डिफेंडेंट प्रूव कर देगा कि उसने ऐसा नहीं किया है और उसके पास रीजनेबल कोज था, तो फिर वो मैटर एक्शनेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं डिसीट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल डिसीट के केसेस में अगर ऑनेस्ट बिलीफ है जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसके ट्रूथ में, तो उसे एज ए डिफेंस लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ए ने बी को कार बेची जो बी ने कार सी से खरीदी थी, बी ने ए को बोला कि इस कार का कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसा ही उसे सी ने बताया था, और ए को बाद में पता चलता है कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट हो चुका है। अब वो बी के अगेंस्ट डिसीट का केस लेके आती है, तो बी कहता है कि नहीं, उसको ऑनेस्टली ये बिलीफ था, उसने यही माना था, उसका जो एक्ट था वो ऑनेस्ट था, बट मिस्टेकन बिलीफ हुआ क्योंकि उसे सी ने कभी बताया ही नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे ही विकेरियस लाइबिलिटी के केसेस में अगर मिस्टेक सर्वेंट ने करी है तो उसके लिए मास्टर भी लायबल होता है, उसकी भी विकेरियस लाइबिलिटी बनती है। पर अगर ये प्रूव हो जाए कि जो मिस्टेक सर्वेंट ने करी है वो मिस्टेक उस टाइम पे करी है, वो आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, तो जो मास्टर है तो उसके अगेंस्ट विकेरियस लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो हमने देखा जो मिस्टेक है वो एक डायरेक्ट डिफेंस नहीं है, इसका बड़ा ही लिमिटेड स्कोप है इन लॉ ऑफ टॉर्ट। कोई कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि जी मेरे से मिस्टेक हो गई इसलिए मैंने ऐसा किया, तो वो डायरेक्टली एज ए डिफेंस नहीं चलेगा। आप याद रख सकते हो ऐसे बीपीआई, एप, एनएसएम। अगर आप ये वर्ड याद रख लोगे ऐसे निमोनिक, तो फिर आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। अगर आप इसे याद नहीं कर सकते तो आप कर सकते हो याद, वेरी प्राउड इंडियंस आर पोलाइट, नाइस, स्मार्ट माइंड्स। सो V से क्या आ गया, वोलंटी नॉन फिट इंजीरिया। P से आ गया प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर। I से आ गया इनएविटेबल एक्सीडेंट। A से क्या आ गया, एक्ट ऑफ गॉड। और P से क्या आ गया, प्राइवेट डिफेंस। N से क्या आ गया, नेसेसिटी। S से क्या आ गया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। M से क्या आ गया, मिस्टेक। ठीक है, तो आप इजीली इसे याद कर सकते हो सारे डिफेंसेस को। ऐसे ही यहाँ पे V से वोलंटी नॉन फिट इंजीरिया, P से प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर, I से इनएविटेबल एक्सीडेंट, A से एक्ट ऑफ गॉड, यहाँ पे सिंगल P आएगी, तो P से आ गया प्राइवेट डिफेंस, N से आ गया नेसेसिटी, S से आ गया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, M से आ गया मिस्टेक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो।